हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे ये एमीन के चैप्टर से लघु उत्तरीय प्रश्न जो हैं इनको हम लोग देखेंगे। इसके पहले तक हम लोगों ने पूरा जो मल्टीपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 37 तक सब 2 पार्ट में हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, ये सब एग्जाम्पलर क्वेश्चन चल रहे हैं एनसीईआरटी बुक से। तो आज हम लोग 38 क्वेश्चन से देखेंगे। तो देखते हैं 38 क्वेश्चन। देखिए क्या कहा जा रहा है कि बेंजीन के नाइट्रीकरण में प्रयुक्त होने वाले नाइट्रीकरण मिश्रण में HNO3 की क्या भूमिका है। तो देखिए HNO3 क्या करता है, तो आप बताएंगे कि नाइट्रीकरण मिश्रण में, इसका आंसर आप लिख लीजिए, नाइट्रीकरण मिश्रण में HNO3 एक क्षार का काम करता है ना। जबकि HNO3 क्या है, HNO3 आप जान रहे हैं कि एक एसिड है, जबकि जब आप नाइट्रीकरण करवाते हैं तो यह एक क्षार का काम करता है। और इलेक्ट्रॉन रागी NO2 प्लस उपलब्ध कराता है। ये क्या उपलब्ध करवाता है, NO2 प्लस उपलब्ध कराता है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये इसका स्ट्रक्चर है HNO3 का, ठीक। और यहाँ से ये ब्रेक करता है, इस पर नेगेटिव चार्ज और N पर पॉजिटिव चार्ज। तो यही इलेक्ट्रॉन रोगी यानी ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है ना, इलेक्ट्रोफाइल जिसे आप कहते हैं, यह इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करता है। अर्थात इसका आंसर क्या होगा, तो आप बताएंगे कि नाइट्रीकरण मिश्रण में नाइट्रिक अम्ल एक क्षार की तरह काम करता है और इलेक्ट्रॉन रागी जिसे आप इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं NO2 प्लस उपलब्ध करवाता है। ये क्या उपलब्ध करवाता है, NO2 प्लस। चलिए देखते हैं 39 क्वेश्चन। देखिए, नाइट्रीकरण करने से पहले एनिलीन के NH2 समूह का एसीटलन है ना, एसीटलन क्यों किया जाता है, तो क्यों करते हैं। नाइट्रीकरण करने से पहले एनिलीन के NH2 समूह का एसीटलन इसलिए करते हैं क्योंकि नाइट्रीकरण यदि हम एसीटलन न करें, यदि हम एसीटलन एनिलीन का न करें तो एनिलीन में उपस्थित NH2, ये एनिलीन है आप जान रहे हैं, ये NH2 जो है, NH2 में उपस्थित ये नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है और यह नाइट्रिक अम्ल से, अम्ल जो नाइट्रिक अम्ल है उसमें H प्लस के साथ क्रिया करके क्या बना लेगा, NH3। ये लोन पेयर H प्लस को डोनेट करके यहाँ पर NH3 बना लेता है और ये बन जाता है एनिलीनियम आयन। और एनिलीनियम आयन जब बन जाएगा तो यह इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, इलेक्ट्रॉन इस रिंग से क्या करेगा, खींचेगा, जिससे मेटा पोजीशन पर क्या होगा, रिएक्शन होने लगता है। इसीलिए ध्यान दीजिए, इसीलिए हम क्या करते हैं, एसीटलन करते हैं। नाइट्रीकरण करने से पहले क्या करते हैं, एसीटलन करते हैं, ठीक। तो इसका उत्तर आप समझ गए होंगे कि नाइट्रीकरण करने से पहले एनिलीन के NH2 समूह का एसीटलन इसलिए किया जाता है जिससे NH2 समूह H प्लस से क्रिया न करे, है ना। क्रिया नहीं करेगा तो आप इसका नाइट्रीकरण से जो उत्पाद प्राप्त होगा वह आपका मुख्य उत्पाद के रूप में आर्थ्रो और पैरा होगा, ठीक है। आर्थ्रो और पैरा, जिसमें पैरा सबसे ज़्यादा, पैरा क्या होगा, पैरा पोजीशन पर जो NO2 ग्रुप जुड़ेगा वो सबसे ज़्यादा 51% होगा, ठीक है। इसीलिए आप सबसे पहले क्या करवाते हैं, एसीटलन करवाते हैं, जानते रहिए, ठीक। चलिए देखते हैं 40 नंबर का क्वेश्चन। C6H5CH2 NH2 की HNO2 के साथ अभिक्रिया से कौन सा उत्पाद बनेगा। तो सिंपल है, आप इसको ज़रा देखें कौन सा उत्पाद बनेगा अगर आप क्रिया करवाएं, ठीक है। क्रिया करवाएं तो देखें क्या होगा। जैसे ये क्या है, बेंजिलेमीन है ना। जैसे यहीं देख लीजिए, यहीं जैसे ये है, ये आपका C6H5CH2NH2 है, ठीक। CH2NH2, इसके साथ अगर आप क्रिया करवाते हैं HNO2 की
देखें HNO2 को स्ट्रक्चर ज़रा देखिए, तो इस तरीके से होता है, डबल बॉन्डेड O, ठीक। और यहाँ से क्या होगा, जैसे ये देखिए क्रिया होने के बाद क्या होता है, ये H2 इस O से क्रिया करके H2O बना के बाहर निकलता है, तो डबल बॉन्डेड यह जुड़ता है इस N से, ठीक। और इसके बाद ये N2 गैस भी NN ये निकल जाते हैं, तो यही OH यहाँ जुड़ा रहता है, ठीक। तो इसका जो मुख्य उत्पाद क्या बनेगा, तो आप बताएंगे C6, इतने को आप C6 लिख सकते हैं, है ना। इतने को C6H5 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इतने को आप C6H5 लिख सकते हैं। और इसके बाद ये CH2 और ये OH यही जुड़ जाएगा, तो यही उत्पाद होगा, ठीक। ये जानते रहिए, यही क्या होगा, C6H5CH2NH2 की HNO2 के साथ अब क्रिया कराने पर उत्पाद क्या बनेगा, तो उत्पाद आप बताएंगे कि C6H5CH2OH बनेगा, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, नाइट्राइल को प्राथमिक एमीन में परिवर्तित करने के लिए कौन सा अभिकर्मक सर्वोत्तम होता है। नाइट्राइल को प्राथमिक एमीन में, जैसे नाइट्राइल क्या है, जैसे आपके पास ये है, मान लीजिए RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये साइनाइड है, इसी को नाइट्राइल कहते हैं, है ना। एल्किल साइनाइड को ही आप क्या कहते हैं, नाइट्राइल। को प्राथमिक एमीन में बदलना है, तो इसके लिए कौन सा अभिकर्मक सर्वोत्तम होगा, तो आप जानते होंगे कि इसमें सबसे उपयुक्त जो होगा प्राथमिक एमीन प्राप्त करने का, वह LiAlH4 होगा। क्या होगा, LiAlH4 होगा, और यह परिवर्तित कर देगा, यह हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाएगा, और यहाँ पाई बॉन्ड जो हैं ये दोनों पाई बॉन्ड खत्म हो जाएंगे, हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, तो RCH2NH2 प्राप्त होगा, RCH2NH2, और इसी को आप क्या कहते हैं, प्राथमिक एमीन कहते हैं, ठीक। तो जानते रहिए कि अभिकर्मक सर्वोत्तम कौन होगा, तो आप बताएंगे LiAlH4 होगा, ठीक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, देखिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, निम्नलिखित अभिक्रिया में A की संरचना लिखिए। A की संरचना हम लोगों को इसमें बताना है, तो A क्या होगा, ये A क्या बनेगा, ठीक। देखते हैं ये क्या है, पहले ज़रा इसको रिएक्टेंट को देख लीजिए, यहाँ बेंजीन ये रिंग है, इसी से NH2 जुड़ा है, NO2 जुड़ा है, और CH3 जुड़ा हुआ है। तो सिंपल, अब आपको केवल यहाँ क्या क्या यूज हुआ है चेक करिए, देखिए NaNO2HCl यूज हुआ है, NaNO2HCl पहले किस में कन्वर्ट कर देगा, इसको देखिए NaNO2HCl यह केवल इसी ग्रुप को बदल देगा डाइजोनियम में, तो आपका ये प्राप्त होगा, देखिए ये मिलेगा, पहले स्टेप में तो यही मिल रहा है, यहाँ CH3 वैसे को वैसे रहेगा, और यहाँ NO2 भी वैसे ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर केवल चेंज हो जाएगा ये किस में, N2Cl में, ठीक। अब इसके बाद सेकंड स्टेप में H3PO2 और वाटर दिया है, तो H3PO2 डालने मात्र से ही यह किस में बदल जाएगा, जैसे ही यहाँ आप H3PO2 रखेंगे तो यह केवल इसी को खत्म कर देगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा, अर्थात आपका जो A प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, देखिए A प्रोडक्ट आपका यही मिलेगा, ये CH3 और यहाँ NO2, यहाँ क्या NO2, ठीक। और यहाँ से ये गायब हो जाएगा, ठीक। तो यही आपका मेन प्रोडक्ट इसमें प्राप्त होगा, A आपका यही होगा, ठीक। तो इस तरीके से आप जानते रहिए कि इसमें A क्या बन रहा है, ये आपका बन रहा है मेटानाइट्रोटालुइन बनेगा, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 43, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप देख लीजिए। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या है, तो
तो हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या है, इसको आप केमिकल प्रॉपर्टी में ही पढ़ चुके होंगे कि हिंसबर्ग अभिकर्मक बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है। क्या होता है? बेंजीन ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, आप कहीं भी जोड़ दीजिए SO2Cl, ठीक। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, यही आपका क्या है? हिंसबर्ग रिएजेंट है, ठीक। यही आपका क्या है? हिंसबर्ग रिएजेंट है, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 44 क्वेश्चन देखिए। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को भंडारित नहीं किया जाता और बनाने के बाद तुरंत प्रयोग में ले लिया जाता है, ऐसा क्यों? बेंजीन डाइजोनियम को भंडारित नहीं करते, मतलब इसको रखते नहीं हैं, ऐसा क्यों? इसको तुरंत बना के तुरंत यूज कर लेते हैं, क्या रीजन हो सकता है ये बताइए। तो आप बताएंगे कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बहुत अस्थायी होता है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या होता है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या है, पहले तो ये जान लीजिए। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यही है, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है N2Cl, ठीक। अब इसको भंडारित नहीं किया जाता और बनाने के बाद तुरंत प्रयोग में ले लिया जाता है, क्यों? तो आप बताएंगे क्योंकि यह अनस्टेबल होता है। क्या होगा? अनस्टेबल होता है, अस्थाई होता है, इसीलिए इसको तुरंत हम बनाते हैं और बना करके प्रयोग में ले लेते हैं। इसको बनाकर रखा नहीं जाता क्योंकि यह क्या है? अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल होने के कारण यह और जैसे ऑक्सीजन और किसी अन्य के साथ टेम्परेचर आप देख रहे हैं, जैसे रूम टेम्परेचर पर भी ये रिएक्शन कर लेता है, तो इसीलिए इसको भंडारित नहीं करते और तुरंत बना के तुरंत प्रयोग में ले लेते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। देखिए 44 क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। 44 तो हो गया ना, 44 हो गया। 45 देखिए, 45 एनिलीन के NH2 समूह के एसीटलन से उसका क्रियाशीलता बढ़ाने का प्रभाव कम क्यों हो जाता है। देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, एनिलीन के NH2 समूह के एसीटलन से, एसीटलन अगर करवा देंगे तो क्रियाशीलता बढ़ाने का प्रभाव कम क्यों हो जाता है। तो आप बताएंगे क्योंकि एनिलीन में उपस्थित लोन पेयर जो आप देख रहे हैं, लोन पेयर, यह क्या करता है? लोन पेयर पार्टिसिपेट कर लेता है रिएक्शन में, जिससे इसका लोन पेयर फ्री नहीं रहता, इसीलिए यह जो है क्रियाशीलता बढ़ाने का प्रभाव कम कर देता है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि एसीटलन करवाते हैं। आप जानते हैं जैसे नाइट्रीकरण करवाने से पहले क्या करवाते हैं? एसीटलन करवाते हैं, है ना। तो आप जानते रहिए कि इसलिए एसीटलन करवाते हैं, जिससे इसका लोन पेयर क्या हो जाए, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाए और फिर आगे रिएक्शन में यह जो है इसके प्रभाव को कम कर दे, ठीक। जानते रहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, आप जरा देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। देखिए 46 क्वेश्चन नंबर आप ज़रा देखें। 46 क्वेश्चन में आपको देखने को मिल रहा होगा कि स्पष्ट कीजिए कि MENH2 मतलब, MENH2 का मतलब क्या है? मेथिलेमीन और मेथिल एल्कोहल, ज़रा देखें MEOH से अधिक प्रबल क्षार क्यों होता है। इसमें कहा जा रहा है कि ये CH3NH2 यह MEOH से अधिक प्रबल क्षार होता है ये, ठीक। किससे अधिक होता है? CH3OH से अधिक प्रबल क्षार है, तो ऐसा क्यों? आप देखिए O के पास, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं और यहाँ नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर है। और दूसरी बात आप जानते हैं कि जैसे विद्युत ऋणात्मकता का ऑर्डर भी आप जानते हैं, सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी फ्लोरीन है, इसके बाद ऑक्सीजन है और इसके बाद नाइट्रोजन होता है, ठीक। तो अब आप
ये ऑर्डर आप जानते हैं, विद्युत ऋणात्मकता का ऑर्डर। तो विद्युत ऋणी ऑक्सीजन है ना, और यह लोन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, आसानी से नहीं देगा। जबकि इससे कम विद्युत ऋणी ये नाइट्रोजन है, तो ये लोन पेयर आसानी से डोनेट कर सकता है। इसीलिए ये जो CH3NH2 है, यह क्या है, प्रबल क्षार है। किसके कंपैरिजन में, CH3OH के कंपैरिजन में अधिक क्षारीय है। तो इसका उत्तर आप जानिए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कम विद्युत ऋणात्मक होता है। इसीलिए नाइट्रोजन का एकल इलेक्ट्रॉन युग्म दान देने के लिए ये आसानी से उपलब्ध होता है। ठीक है, अतः CH3NH2 अर्थात यमी NH2 यमी OH से अधिक प्रबल क्षार होता है ना। अधिक प्रबल क्षार कौन होता है, ये यमी NH2 यानी कि मेथिल एमीन। तो समझ गए होंगे। अब देखते हैं 47 क्वेश्चन। देखिए, एमीनो की एसिलन अभिक्रिया में पिरिडीन की भूमिका क्या होती है। ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। एमीनो की एसिलन अभिक्रिया में पिरिडीन की भूमिका क्या होती है। तो आप जानते रहिए, पिरिडीन और दूसरे क्षार अतिरिक्त उत्पाद यानी HCl निकालने के लिए प्रयुक्त होते हैं। पिरिडीन की भूमिका क्या है, जरा देखें। पिरिडीन हो या कोई दूसरा क्षार हो, पिरिडीन यहाँ पर क्षार की तरह काम करेगा। ध्यान दीजिए, जैसे ये पिरिडीन देखिए, यहाँ नाइट्रोजन, ठीक, और यहाँ पर आप जानते हैं इस तरीके से। तो ये तो एरोमेटिक हो गया, इसका लोन पेयर फ्री रहता है, तो ये बेसिक होता है। कैसा होगा, बेसिक। पिरिडीन हो या कोई और बेस हो, अदर बेस है ना, कोई अदर बेस हो, ये क्या करते हैं, ये अतिरिक्त उत्पाद यानी HCl निकालने के लिए प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, एसिलन में क्या करते हैं, ये अतिरिक्त उत्पाद यानी HCl निकालने के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो इसे जानते रहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन में जरा देखिए, एरिल डाइजोनियम क्लोराइड की एनिलीन के साथ युग्मन अभिक्रिया किन अवस्थाओं में की जाती है, मतलब अम्लीय में की जाती है या फिर क्षारीय में। एरिल डाइजोनियम क्लोराइड की एनिलीन के साथ युग्मन अभिक्रिया, तो ये तो आपको पता है, अभिक्रिया मृदु क्षार की अवस्था में की जाती है। किसमें, मृदु क्षार की अवस्था में। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, एरिल डाइजोनियम क्लोराइड की एनिलीन के साथ युग्मन अभिक्रिया मृदु क्षार की अवस्था में की जाती है। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। देखिए, CH2 यानी कार्बन डाइसल्फाइड जैसे अध्रुवीय विलायक, ये अध्रुवीय होता है, अध्रुवीय विलायक है, लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक, अध्रुवीय विलायक में एनिलीन की ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया अभिक्रिया करवाते हैं, तो बनने वाला जो उत्पाद होगा उसकी प्रयुक्त कीजिए। मतलब आपको इसमें दिखाना है कैसे कैसे बनेगा। ठीक है, तो देखिए, जैसे आप ले लीजिए CH2 जैसे अध्रुवीय विलायक में एनिलीन आप ले लीजिए, एनिलीन, ये आपका एनिलीन है। ठीक है, NH2 यहाँ जोड़ लीजिए। ठीक, एनिलीन। अब क्या करेंगे कि ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करवाइए। आप ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करवाइए Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CH2। ठीक, CH2। तो अब देखिए, बनने वाले उत्पाद क्या होंगे ये आपको बताना है। तो आप जानते हैं, कोई भी हाइड्रोजन हो, है ना, वह आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो इसमें प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा, जरा देखिए। प्रोडक्ट आपका ये बन जाएगा, NH2 तो वैसे को वैसे ही रहेगा, NH2 वैसे ही रहेगा। और यहाँ पर देखिए, आपका आर्थ्रो पोजीशन पर ब्रोमीन जुड़ जाएगा ये, और एक और आपका मिलेगा पैरा। ठीक, आर्थ्रो और पैरा डायरेक्टिंग होते ही हैं ये। तो ये NH2 तो वैसे ही रहेगा, NH2।
ठीक। और यहाँ पैरा पोजीशन पर भी ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, ठीक। तो जानते रहिए 4 ब्रोमो एनिलीन ये बनेगा और साथ में 2 ब्रोमो एनिलीन बनेगा, ठीक। ये जानते रहिए। इस तरीके से अगर पूछा है उत्पाद क्या होगा तो आप बताएंगे 2 ब्रोमो एनिलीन और 4 ब्रोमो एनिलीन, ठीक। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये 50वां प्रश्न जरा देखें और पढ़िए प्रश्न को। निम्नलिखित यौगिकों को बढ़ते हुए ध्रुवीय आघूर्ण के क्रम में लिखिए, है ना। किस में लिखना है? बढ़ते हुए ध्रुवीय आघूर्ण के क्रम में लिखना है। तो आइए देख लेते हैं इसको। देखिए प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों को बढ़ते हुए द्विध्रुव आघूर्ण के क्रम में लिखना है। दिया है CH3 CH2 CH3 और दिया है CH3 CH2 NH2 और CH3 CH2 OH। तो सिंपल है, ये जो ऑर्डर आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा यही आपका ये हो जाएगा। थोड़ा सा इसे जूम करके इसी में बता देते हैं। तो देखिए इसमें अब पूछा गया है द्विध्रुव आघूर्ण सबसे ज़्यादा किस में होगा? सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी ऑक्सीजन है ना, उससे कम नाइट्रोजन है, उससे कम कार्बन होगा, तो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी होने के कारण द्विध्रुव आघूर्ण सबसे ज़्यादा एल्कोहल का होगा। उसके बाद तब होगा किसका? एमीन का होगा और फिर एल्केन का होगा, ठीक। ये क्रम होगा, जानते रहिए। इस तरीके से आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये 51 क्वेश्चन। यौगिक एलिल एमीन की संरचना और IUPAC नाम लिखना है। तो यौगिक एलिल एमीन क्या होता है? जैसे आप वाइनिल जानते हैं, ऐसे डबल बॉन्ड के नेक्स्ट के कार्बन पर देखिए एलिल एमीन कहा जा रहा है। तो आप लिखेंगे इस तरीके से CH2 डबल बॉन्ड CH और फिर सिंगल बॉन्ड CH2 और इसी से जोड़ देंगे NH2। यही आपका क्या है? यही आपका एलिल एमीन है। अगर ऐसा लिखा गया होता, देखिए अगर ऐसा लिखा गया होता जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH और इसी से अगर NH2 जोड़ देते तब ये हो जाता वाइनिल एमीन, ठीक। ये वाइनिल एमीन, लेकिन यहाँ पूछा क्या है? एलिल एमीन। तो एलिल एमीन आपका ये होगा और इसका IUPAC नेम लिखना है। तो आप नंबरिंग कहाँ से करेंगे? देखिए नंबरिंग आप यहाँ से करेंगे। एमीन, देखिए एमीन जो है यह जिस कार्बन से जुड़ा है यहीं से 1 2 3, ठीक। तो अब देखिए आप इसको कर लीजिए, ये 2 है, जानते रहिए। तो अब आपका ये पहले तो आप देखिए इसमें पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं? तो 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए आप प्रोप कहेंगे। प्रोप 2 in 1 एमीन। प्रोप आप ऐसे लिख देंगे, प्रोप 2 इन में आप ई नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी आगे एमीन लिखना है। तो इस तरीके से आप लिख देंगे प्रोप 2 in 1 एमीन। यहाँ 1 भी आप लगा दें तो ज़्यादा अच्छा। प्रोप 2 in 1 एमीन, प्रोप 2 in 1 एमीन, प्रोप 2 in 1 एमीन, ठीक है। प्रोप 2 in 1 एमीन, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 52। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कहा जा रहा है, ज़रा समझें। देखिए 52 में ये आपका एक कंपाउंड दिया गया है और इसका IUPAC नेम लिखना है, ठीक। तो कैसे? आप पहले इसको ओपन करके लिख दीजिए, ठीक। ओपन करके आप ऐसे लिख दीजिए इसको। ये आपका बेंजीन रिंग है और यहाँ नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन से आपके 2 मेथिल ग्रुप जुड़े हैं CH3, ठीक। ये और लोन पेयर है। तो इसको आप देखिए नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है तो आप इसको क्या कह देंगे? NN डाईमेथिल बेंजीनेमीन। N से ही जुड़ा है तो N, N डाईमेथिल बेंजीनेमीन। यहीं इधर नीचे की तरफ लिख दे रहे हैं।
बेंजीन, बेंजीनामीन, ई हटा करके बेंजीन का एमीन लिख दीजिए। ठीक है, बेंजीनामीन हो गया। ठीक, तो एन एन डाई मेथिल बेंजीनामीन, बेंजीनामीन, ये लास्ट में थोड़ा सा 2 बार हमें लग रहा हो गया है, एमीन यहीं ऐसे लिख देंगे। ठीक, बेंजीनामीन, एन एन डाई मेथिल बेंजीनामीन। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 53। देखिए 53 क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, C6H5SO2Cl से अभिक्रिया करके C3H9N अणुसूत्र वाली एक एमीन जिसे जेड कहा जा रहा है, यह क्षारक में अविलेय ठोस देती है, तो जेड की पहचान करना है। जैसे हम लोगों के पास क्या है, C6H5SO2Cl, ये क्या है, हिंसबर्गर रिएजेंट। इससे अभिक्रिया करके C3H9N कहने का मतलब क्या है, यानी टर्सियरी। देखिए ये है CH3 का होल थ्राइस N, ये टर्सियरी मेथिलेमीन है ना। इसके साथ अभिक्रिया करके जो प्राप्त होगा एमीन, है ना, अणुसूत्र वाली एक एमीन। अच्छा, यही आपका जेड है ना, यही आपका क्या है, जेड कहा जा रहा है। तो इसमें अच्छा पहचान करना, ये तो आप अभी इस तरीके से मत लिखिए। ठीक है, क्यों मत लिखिए, क्योंकि यहाँ पर ये केवल अणुसूत्र अभी दिया है, ये केवल दिया है C3H9N। ठीक, ये दिया है, इससे तो कई बना सकते हैं ना, इस अणुसूत्र से कई आप बना सकते हैं। जैसे ये तो एक बना ही सकते हैं, और भी एक ही साइड कार्बन को बढ़ा दीजिए। तो इसमें कहा गया है कि C3H9N, ठीक, ये आपका जेड यही है, और इससे अभिक्रिया करके अविलेय ठोस यह देता है। तो अविलेय ठोस देता है तो किसके साथ अभिक्रिया होगी, ध्यान दीजिए। देखिए प्राइमरी के साथ तो अगर करवाएंगे, जैसे अगर ना ये 3 कार्बन है एक ही साथ, जैसे NH2 अगर जोड़ दें और इस साइड आप ऐसे कार्बन 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 बढ़ा दें, ये तो विलेय हो जाएगा। ठीक है, ये विलेय हो जाएगा आपका। लेकिन यहाँ पर क्या कहा है, अविलेय। और अगर टर्सियरी भी हो जाए, देखिए सेकेंडरी कर देंगे तब तो वही देगा, टर्सियरी कर देंगे तो वो तो देगा ही नहीं, रिएक्शन ही नहीं होगी। इसलिए आपका यह देखिए जेड क्या है, पहचानिए, सेकेंडरी इसको बनाइए, यानी नाइट्रोजन एक साइड आप जोड़ दीजिए CH3, और दूसरे साइड आप जोड़ दीजिए 2 कार्बन CH2 CH3। ठीक है, CH2 CH3, और एक इस नाइट्रोजन के पास H रहेगा और एक लोन पेयर। तो यही है जेड। इसके साथ अगर आप क्रिया करवाएंगे तो इसका देखिए ज़रा, यहाँ से देखिए, इसका ये Cl और इसका H जाएगा, और यही नाइट्रोजन को आप इससे जोड़ दीजिए। ठीक है, Cl जो है यह इसी सल्फर से जोड़ देंगे तो आपका प्राप्त हो जाएगा क्या, अविलेय ठोस प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अविलेय ठोस। अब हम इसको कहिए तो यहाँ बना देते हैं, ठीक, बना ही देते हैं, यहीं पर देख लीजिए, ये आपका बन जाएगा C6H5SO2, और यहीं आगे आप लिख लेंगे क्या, N, और इस साइड आप लिख लेंगे ये पार्ट C2H5, और इस साइड लिख लेंगे ये CH3। ठीक, इस तरीके से ये जो बना यही आपका अविलेय हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि इसे आप समझे होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, है ना, 54 जो बना था अभी, ये फिर से हम उसको लिख ही दे रहे हैं, देख लीजिए ज़रा सा। C6H5SO2, और यहीं पर आपका ये हो जाएगा क्या, C6H5SO2 हो गया। अब इसी SO2 से जुड़ जाएगा ये नाइट्रोजन।
ठीक है। और नाइट्रोजन से एक साइड आप जोड़ दीजिए क्या CH3 और एक साइड आप जोड़ दीजिए क्या C2H5 C2H5। ठीक, यहाँ लोन पेयर रहेगा। और इसी को एन मेथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एन एथिल, एथिल ही से शुरू है, पहले आएगा एन एथिल और फिर एन मेथिल। ये एन एथिल, ये एन मेथिल, एन मेथिल। उसके बाद बेंजीन सल्फोनेमाइड, बेंजीन सल्फोनेमाइड, सल्फोनेमाइड। ठीक, ये आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसमें इसका IUPAC नेम भी लिख सकते हैं, इसे जानते रहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आप ज़रा देखें, देखिए 54 क्वेश्चन नंबर आप ज़रा चेक करिए क्या कहा जा रहा है इसमें। एक प्राथमिक एमीन RNH2 की CH3X से अभिक्रिया द्वारा एक द्वितीयक एमीन RNHCH3 प्राप्त की जा सकती है, परंतु इसका नुकसान यह है कि इसमें तृतीयक एमीन और चतुष्क एमीन अतिरिक्त उत्पाद भी बनते हैं। क्या आप ऐसी विधि का सुझाव दे सकते हैं जिसमें RNH2 केवल सेकेंडरी एमीन ही बनाए? आप ये जानते हैं जैसे होता क्या है कि जैसे आपके पास RNH2 की अधिक मात्रा है, RNH2 की अधिक मात्रा है और इसकी क्रिया अगर आप करवा दें किसके साथ, जैसे आपके पास है CH3X, इसके साथ करवाएंगे तो ये लगातार क्रिया होती रहती है ना। पहले यहाँ से एक H निकलेगा, HX यहाँ बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो क्या मिलेगा? RNH और यहाँ पर जुड़ जाएगा CH3। ठीक है, और फिर इसी के साथ ये क्रिया एक्सेस अमाउंट में रहता है RNH2 क्या एक्सेस अमाउंट में है? ये एक्सेस अमाउंट है ना, एक्सेस अमाउंट में ये है। तो ये तो मान लीजिए एक ही अणु इसका लेंगे तभी क्रिया होती रहेगी। तो पुनः आप CH3X से क्रिया करवाएंगे तो ये H भी निकल जाएगा, इस X से क्रिया करके -HX के रूप में बाहर गया तो प्राप्त हो जाएगा आपको टर्शियरी। ठीक है, RN और यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर भी CH3। ठीक है, और यहाँ लोन पेयर। फिर अब एक क्रिया होगा, एक अणु से और क्रिया करवाएंगे तो इस बार लोन पेयर इसके CH3+ को मतलब कार्बोकेटायन को डोनेट करके ये चतुष्क भी बनाता है, चतुष्क एमीन भी बनाएगा। तो इसमें देखिए कहा क्या जा रहा है कि आपको सेकेंडरी एमीन ही बने, ऐसी कोई युक्ति आप बताएं, है ना। तो देखिए सिंपल है, आप ये कर देंगे जिससे ये रिएक्शन ना हो, केवल सेकेंडरी ही बने। इसके लिए आपको करना क्या है कि RNH2 के साथ आप क्रिया करवा दीजिए सबसे पहले KOH और CHCl3 से, KOH और CHCl3 से क्रिया करवा दें। ठीक, क्रिया करवाएंगे तो क्या बन जाएगा? RNC, कार्बिलेमीन रिएक्शन आप पढ़े ही होंगे। अब इसके बाद अब आप क्या करें, हाइड्रोजन और पैलेडियम के साथ क्रिया करवा दीजिए। तो सिंपल ये जो आप देख रहे हैं RNC, यह कार्बन, ये ट्रिपल बॉन्ड जिसके बीच में होता है जानते हैं, RNC ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका अपचयन हो जाएगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे तो CH3 और यहाँ H, इस तरीके से देखिए सेकेंडरी एमीन बना लेंगे। ठीक, और वैसे अगर आप करवाते तो वैसे क्या हो जाता, उसमें सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी सब बनते। ठीक, तो इसका रिएक्शन आप इसी तरीके से देंगे। चलिए देखते हैं 55 क्वेश्चन। निम्नलिखित अभिक्रिया को पूरा कीजिए, है ना। यहाँ पर देखिए फिनाल दिया गया है और आपको फिनाल के साथ क्रिया करवाना है किसका?
क्रिया करवाना है ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की। अब बेस के प्रेजेंस में आपको क्रिया करवाना है तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर युग्मन हो जाएगा। ठीक है, युग्मन। आइए आपको यहाँ दिखाते हैं। देखिए जैसे अगर हमारे पास ये है, ठीक, ये आपका क्या है, ये फिनाल है, फिनाल। अब इसके साथ हम लोग क्रिया करवाएं, किसकी क्रिया करवा देते हैं, ArN2Cl की। यही तो है ना, ArN2Cl। AR मतलब एरिल ग्रुप, ArN2Cl बेस के प्रेजेंस में। तो देखिए क्या बन जाएगा, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ तो OH आप लगा दीजिए, OH। ठीक, इसी के स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से बना दिए, OH यहाँ लगा दीजिए। और इसके बाद यहाँ पर N, सिंगल बॉन्ड N, सिंगल क्या है, यहाँ डबल हो जाएगा क्योंकि N2Cl है ना, N2 के बीच में डबल बॉन्ड होता है। और इसके बाद यहाँ वही ये बेंजीन रिंग, ठीक, ये बनेगा। और ये युग्मन हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, युग्मन हुआ। यहाँ पर लोन पेयर रहेंगे, इसको आप दिखा सकते हैं। ठीक, तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा, जानते रहिए इस तरीके से। चलिए देखते हैं 56 क्वेश्चन, आप देखिए ध्यान से। 56 क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एनिलीन जलीय HCl में घुलनशील क्यों होती है। एनिलीन जलीय HCl में घुलनशील क्यों होती है। तो आप जानते हैं क्योंकि एनिलीन, देखिए एनिलीन जो है यह HCl के साथ क्रिया कर लेती है, NH2 इसके साथ HCl की अगर क्रिया करवाते हैं तो यह क्या करेगा, क्रिया करके ये एनिलीनियम क्लोराइड बना लेता है। इसके यहाँ से ये ब्रेक करेगा, देखिए कलर चेंज करके दिखा रहा है, यहाँ से ये ब्रेक करेगा, इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव आ जाएगा। इसका लोन पेयर, ये लोन पेयर जो है यही डोनेट करके इस H प्लस को जोड़कर यहाँ NH3 प्लस बना लेता है। ठीक, इसको एनिलीनियम आयन कहते हैं। और ये Cl माइनस यहीं इसके आयन को न्यूट्रल करने के लिए जुड़ जाता है। और यह जो प्राप्त हुआ आपका, यह क्या है, यह घुलनशील होता है। तो आप बताएंगे कि एनिलीन जलीय HCl में घुलनशील क्यों होता है, क्योंकि यह HCl के साथ क्रिया करके एनिलीनियम क्लोराइड बना लेता है, इसीलिए यह जल में घुलनशील होता है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझे होंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही देखते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में यहाँ 57 क्वेश्चन से देखेंगे। अभी काफ़ी क्वेश्चन बचे हुए हैं इस चैप्टर में। 57 से लेकर के देखिए अभी ये सब प्रश्न आपके बचे हुए हैं, इनको हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स।